जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हो भाई, बताओ क्या चल रहा है? आप लोगों को पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं बढ़िया से? बहुत अरसों बाद हम लोग मिल रहे हैं फिर आज। अपना ग्रुप डी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आप लोग जाके चैनल पे देख लेंगे तो 3 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज है चौथा ये हमारा प्रैक्टिस सेट। और आप लोगों का वो कह रहे हैं फॉर्म एक्सेप्टेंस का मैसेज आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जारी कर दिया है ऑलरेडी। आरआरबी ऑफिशियल पे भी उन्होंने दे दिया है नोटिस कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था ग्रुप डी के लिए उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप जो मेल दिए होंगे मेल को भी चेक करिएगा, तो उस पर आपको मैसेज आ गया होगा कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग मेल भी टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। नहीं, अगर नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4। टोटल 25 सवाल करेंगे एकदम धकाधक बवाल तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि 20 टेबल का क्रय मूल्य एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर में है। यानी 20 टेबल का सीपी और एक्स टेबल का एसपी बराबर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि इसी सौदे में 25% का लाभ होता है तो एक्स का मान बताएं। इसमें एक लाइन है और वो है यहाँ पर, देखिए ये एक लाइन पढ़िएगा ना तो यहाँ पे आएगा कि एक्स का मान ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि यदि इसी सौदे पर 25% का लाभ होता है। अब जैसे लाभ होता है तो इसका मतलब क्या समझते हैं? लाभ मतलब होता क्या है मिश्रा जी? प्रॉफिट। यानी कोई चीज मान लीजिए आप अगर 10 रुपये को खरीद के लाते हैं, अगर उसको आप 20 रुपये में बेचते हैं तो आपको लाभ कितना हुआ? यानी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट होता है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट सीपी पे काउंट होता है। यानी मान लीजिए 10 रुपये की कोई सामान थी जो सीपी थी और उसको हम 20 रुपये में बेच दें, यानी सेलिंग प्राइस। ये हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये हमारा एसपी सेलिंग प्राइस। और यही जो इनको डिफरेंस होता है ना, वो होता है हमारा क्या? प्रॉफिट। तो डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू हो जाता है क्या? प्रॉफिट। तो इतना बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया? अब 25% का लाभ होता है यानी 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि देखिए कोई चीज क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट किस पे काउंट होता है? सीपी पे। अगर मान लीजिए कोई चीज 4 रुपए है, अगर उस पर 1 रुपये की प्रॉफिट हो रही है तो कितने रुपए में बेची जाएगी? 5 रुपये में। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी होगा। समझिए, अगर मान लीजिए 4 रुपये की कोई चीज है, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचा जाएगा? 5 रुपये में बेचा जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि 4 रुपये की चीज 5 रुपये में बेची जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि 100 कोई चीज 100% है, 100% में उससे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100% में 25%, 1/4 यानी 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 20 टेबल का क्रय मूल्य एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा क्या? 20 टेबल का सीपी इजकल टू में क्या है? एक्स टेबल का एसपी बराबर है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या? सीपी अपॉन एसपी। तो सीपी हो जाएगा इसके सामने वाला वैल्यू यानी एक्स हो जाएगा, एसपी इसके वाला सामने यानी 20 हो जाएगा। अब देखिए 2-3 चीजें देखिएगा तो बहुत प्यार से समझ में आएगा, और वो चीजें क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सीपी कितना है? 4 है। यहाँ पर सीपी कितना है हमारा? एक्स है, ठीक है। हमें यही निकालना है क्या? एक्स का मान, यानी एक्स का मान निकालना। एसपी कितना है मिश्रा जी? 5 है, ठीक है। और यहाँ पे एसपी कितना दे रहा है? 20। यानी कहीं ना कहीं 5 का वैल्यू कितना दिया है? 20। और हमें कितना निकालना है? 4 का वैल्यू, यानी इसका इसका 4 दे दिया, यानी 4 का वैल्यू निकालना है। तो ईजी है एकदम। इतना टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए, इसमें कुछ है नहीं, एकदम बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन देख के बता दोगे क्या होगा आंसर, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा 20 है, एस पी 5 का मान है और हमें एक्स का मान यानी 4 का मान निकालना है। तो डायरेक्ट ये क्या करेंगे? 5 से कटेगा 4 बार में, तो 4 चौका 16, यानी जो हमारा एक्स का मान हो जाएगा 16। और कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ सवाल नहीं था, बस यहाँ पर समझना था कि कहना क्या चाह रहा था। देखो अगर ऐसे बनाते, अगर बिना कलम उठाए कैसे बनाते समझाते हैं। यहाँ पे तो आपको मालूम था कि सीपी और एसपी का मान रेशियो क्या आएगा? 100 और 20। यहाँ पे डायरेक्ट हमें मालूम था कि 1/5 1/4 होता है, ठीक है। तो 4 हमारा सीपी होगा, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो एसपी आएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सीपी प्लस प्रॉफिट करोगे तो एसपी आएगा। यानी कहीं ना कहीं 5 का मान कितना दे रखा है? 20। यानी 5 चौका 20 निकालना क्या है? सीपी का मान यानी 4 का मान, तो 4 चौका 16, डायरेक्ट बी का आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही सवाल था, इस सवाल में कुछ खासा दम नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है भाई। कह रहा है 3 वर्ष में राशि इतने रुपए हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करें। यानी कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल है, उसको 3 वर्षों पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, रेट परसेंटेज के हिसाब से वो क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो 3 वर्ष के बाद उनके उनके पास टोटल अमाउंट जो बनता है कितना बनता है? 20,000 रुपये बनता है। तो वही पूछा है कि इनका प्रिंसिपल क्या था, यानी मूलधन क्या था। तो सीधी सी बात है, जो भी ऑप्शन होगा वो 20,000 से छोटा होगा। तो देखिए तो हमारे सारे ऑप्शन 20,000 से छोटे होंगे, क्योंकि भाई
अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में हम क्या कोई भी अगर ब्याज ऐड करते हैं तभी तो अमाउंट आता है, तो प्रिंसिपल निकालना होता है, तो सीधी सी बात है क्या, अमाउंट से हमेशा छोटा ही होगा प्रिंसिपल, तो सारे छोटा है प्रिंसिपल, तो यानी क्या हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व करने का तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो हमें सबसे पहले रेट परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि हमारा रेट परसेंटेज कितना आ रहा है 3 सालों में। तो हम कैसे निकालेंगे, या तो हम फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे या हमें सक्सेसिव से निकालेंगे। सक्सेसिव से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेट परसेंटेज क्या है 6%, दूसरा क्या है 12%, तीसरा क्या है 18%। ठीक है, ये है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी हम सक्सेसिव निकालते हैं तो पहले इन दोनों का निकालेंगे रेट, यानी जो हमारा इन दोनों का रेट आएगा, फिर हम इसका जो हमारा ये 18% और ये इन दोनों को ऐड करके फिर दोबारा एक फाइनल हमारा रेट निकल के आएगा, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, देखो हमारे जैसे बच्चे होंगे ना जैसे एग्जाम में, तो उसको कैसे सोच सकते हैं, मैं देखता हूँ दिमाग लगाता हूँ, हमेशा ऑप्शन देखो काफी दूर दूर है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके बना सकते हैं। इसको मैं बेसिक से बताऊंगा, बट एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। अप्रोक्सीमेट कैसे निकालोगे, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात होता तो क्या होता, 6%, 12%, 18%, 18%, 36% होता क्या, सिंपल इंटरेस्ट होता। बट यहाँ पे बोल कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि क्या उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कहीं ना कहीं अगर 6% और 12% का सक्सेसिव निकालेंगे तो जो हमारा रेट परसेंटेज आएगा उस पर फिर हम क्या 18% का ऐड करेंगे, तो टोटल ऑन एन एवरेज देखेंगे ना तो हमारा कितना परसेंट के करीब में आएगा। तो पहला मैं निकाल के दिखा देता हूँ, देखो पहला का मैं निकालू, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले अगर दोनों का निकालता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में क्या होता है 100। ये लिखने की नीड नहीं होती है, आप लोगों को मालूम होगा, बट मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 6 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 प्लस 12 और 6 जोड़ेंगे तो इंटू करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई है, तो 12 6 72, 72 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.72 हो जाएगा, तो हमारा रेट परसेंट कितना आएगा 18.72। फिर हमें निकालना है क्या 18, फिर इंटू में प्लस 18 इंटू में हो जाएगा 18.72 और डिवाइड बाई 100। अब ये हम निकालेंगे, देखिए 18 कितना होता है 36.72, फिर प्लस गुणा कर देते हैं, 18.72 में 18 से गुणा करते हैं, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 सत्ते कितना होता है 18 छके 108, 18 सत्ते 126, 126 और 3 129, हाथ में आ गया 12, फिर 18 8 144 और 12, 144 और 12 होता है 156, यानी 6 हाथ में आ गया 15। ठीक है, अब 18 और 15 कितना होता है, 18 15 देखिएगा तो सीधी सी बात है आ जाएगा 33, ये हो गया 33। यहाँ पे 2 अंक के पास पॉइंट था तो 2 को 0 और हम डिवाइड करेंगे तो 4 अंक के पास पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब देखिए, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं कि हमारा रेट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट परसेंटेज कितना आ गया, तो यहाँ पे 3.3696 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा ऐड करते हुए। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 और 3 ऐड करोगे तो 0, यानी 1 हाथ में आ जाएगा, 6 और 3 9 और 0 हाथ में 1 इन 4, यानी हमारा कहीं ना रेट परसेंटेज कितना आ गया 40.0896%। ये हमारा कितना, इन लोगों का, तीनों लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। भाई ये सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन इस सवाल को थोड़ा तगड़ा बना देता है। ठीक है, बाकी मैं सोचने का भी क्षमता बताऊंगा कि सोच के कैसे बनाओगे। इतना आ गया हमारा रेट परसेंटेज, अब निकाल लेंगे। देखिए हमें क्या दिया है, ये अमाउंट दिया है। अमाउंट होता क्या है, उसमें हम प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अगर मान लीजिए हमारा कितना दिया है 20,000 रुपये, 1 2 3 4 20,000 रुपये दिया है कितना अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट होता है क्या है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, यानी प्रिंसिपल अपने आप में परसेंटेज में 100% होता है और सी आई परसेंटेज निकाल दें कितना 40%, यानी कहीं ना कहीं 140 पॉइंट में आ जाएगा कितना 0896%। ठीक है, और इंटू में हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल यानी 100% मान निकालना है। देखिए इजी वे में निकल जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज था तो ये परसेंटेज खत्म हो जाता है तो हम लोग परसेंटेज नहीं लिखते हैं। आ जाइए, अब देखिए, अब बोलोगे भैया एक काम करो, सारा काम क्या करेंगे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। इतना तो टाइम होता नहीं एग्जाम में भाई कि इतना कैलकुलेट करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे बना लेते हैं। मैं इसको समझता हूँ क्या, देखो सारे ऑप्शन देखो दूर दूर है, काफी दूर दूर है, तो मैं ऐसा करता हूँ जो है ना 140 पॉइंट कुछ भी होगा ना, हम इसको क्या करते हैं 140 के करीब मान लेते हैं। जब 140 के करीब मान लेंगे तो हमारा आंसर निकालने में आसानी होगा। तो मैं इसको क्या मानता हूँ 140 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा के 140 कर लेता हूँ। जब 140 किया तो क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से होगा 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर कितना हो गया डायरेक्ट देखो तो सीधे वही हो गया 20,000 में एक और 0, यानी कहीं ना कहीं 2 लाख हो गया। 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 एकम 14, यहाँ पे हो गया 6 60, यानी 14 चौका 56 या फिर 40, यानी फिर कितना होगा 14 दूना 28, 12 120। ठीक है, तो 14 8 होता है 112, फिर आ गया कितना 8 80, उसके बाद से 14 5 70, यानी फिर पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं जो भी आंसर होगा 14 285 के करीब में, यानी 14 276। एक ही ऑप्शन है, देखो यहाँ पर 13, यहाँ पर 10, यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी।
यही होगा हमारा आंसर। सोचो इस लेवल का कैलकुलेशन है पूरा बेसिक से बनाते जाओगे तो, ठीक है, कि हमेशा अगर पूरा बेसिक से आप ऐसे लिख के आप पर्टिकुलर ऐसे बना के जाओगे, क्योंकि रेट कोई और इसका शॉर्ट अप्रोच नहीं है। या तो इसको आप ऐसे निकालते हैं, रेशियो से निकालोगे तो रेशियो में बहुत टाइम लगता है, या तो फॉर्मूला से भी रेट निकालोगे तो वही बात है कि यही रेट आएगा, तो ऐसा जाना पड़ेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट सोचो कैसे हुए, मैं बताता हूँ कि अगर मान लो एग्जाम में होते तो उसको कैसे सोचते हम, कि मैं यहाँ एग्जाम में होता तो टैकल कैसे करता, कि हमें करना क्या है। क्योंकि हमें मालूम है कि देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट का कोई सवाल होता तो मालूम है कि रेट हमेशा क्या लगता है, जो उनका परसेंटेज होता है वैसे ही लगता है। जैसे मान लीजिए 10% का रेट है तो 2 साल बाद भी क्या 10% ही रहेगा। इसमें इन्होंने दे दिया है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे ब्याज देखा तो पहले वर्ष इन्होंने 6%, फिर 12%, 18%, तीनों का ऐड किया तो कितना है 36%। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं वहां निकालूंगी इसका क्या, पहला का 18 आ गया, 18 18 36, और फिर 18 को मैं 18 से गुणा करता हूं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी 36 और 3 39, तो सीधी सी बात है 39 से ज्यादा होगा। तो हमारा ओवरऑल अगर मैं अप्रोक्सीमेट लूं तो रेट हमारा सीधी सी बात 40% आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाला 6 और 12 का तो 18 पॉइंट कुछ समथिंग आया, फिर उसमें 18 का निकाला तो 18 18 36, फिर 18 का स्क्वायर किया तो कितना आया 324, यानी 36 3 39, 39 से ज्यादा। तो मैंने डायरेक्ट इनका रेट परसेंट कितना निकाल लिया 40%। बस जब हमारा अप्रोक्सीमेट में 40% आ गया तो हमारा वैल्यू दिया ही था कि 20,000 दिया है हमारा, और इसका मान लीजिए ये हमारा क्या रेट परसेंट आ गया किसका, सीआई का। हमें निकालना है ये अमाउंट का मान दिया है, ठीक है। अगर अमाउंट का मान दिया है तो 100 + 140 करेंगे तो 140 का मान हो जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और काट के निकालना ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ऐसे ही बना सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट करके टाइम बचत कर सकते हो। अच्छा सवाल था इसलिए इसमें इतना समय लेके आपको समझाया, बाकी बढ़िया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 आंकड़ों का औसत इतना दे रखा है, इसमें पहले 3 आंकड़ों का औसत 52 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 62 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़ा से 5 कम है तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में बनाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पहले नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है, ठीक है भाई, सब काट दिया जाएगा। त्रिज्या खंड का कोण 40 डिग्री है तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, हमें क्या एरिया निकालना है, निकालना है, इजी वे में निकाल लेंगे। त्रिज्या खंड का एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए ये पहले हम आपको बताते हैं सेक्टर होता क्या है। यहाँ से भाई साहब मैं एक ट्रेंगल लिया, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक ट्रेंगल ले लीजिए। ट्रेंगल ना लेके, ट्रेंगल नहीं लेंगे दिक्कत हो जाएगा, छोड़िए मैं काट देता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ से एक ये से आया और ये आया, ठीक है भाई साहब। जो हमारा ये है ना सेक्टर, ये है हमारा ये कटा हुआ पार्ट। अब इसको दिखाएंगे कैसे, अगर बोलोगे भैया एक काम करो इसको थोड़ा दिखा दो, देखो दिख रहा है अब, ये वाला इसी सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, ठीक है भाई साहब। एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए होता है क्या, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, ये होता है थीटा बटे 360, उसके बाद से पाई आर स्क्वायर। बहुत ईजी होता है। थीटा का मान इन्होंने दे रखा है भाई साहब 40 डिग्री, ठीक है, देखो 40 डिग्री यहाँ पे हो गया, और ये जगह नीचे 360। पाई का मान इन्होंने कितना दे रखा है, बोला नहीं है तो क्या लेंगे 22/7। रेडियस कितना होता है यहाँ पे देखिए 21 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हमारा मान, ये भी 21 होगा तो ये भी 21 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा रेडियस हो जाएगा 21। 2 बार बोला है तो 2 बार लिख लेंगे आर स्क्वायर। अब देखो काटने का तरीका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखिए इसको डायरेक्ट कट जाएगा, 4 9 36, यानी 0 0 9 खत्म, ठीक है। 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 7 21, एक साथ से भाई साहब एक साथ हो गया। 22 को 7 से गुणा करोगे तो आएगा 154, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत लल्लू सा सवाल था, इस सवाल में कोई दम नहीं था, बट आपको मालूम होना चाहिए का कभी भी हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते होते हैं तो क्या होता है हमारा भाई साहब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आइए उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम बवाल तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, ठीक है भाई साहब, चल रही है, बहुत बढ़िया। जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद मालगाड़ी को पीछा छोड़ देती है। जाहिर सी बात है कि मालगाड़ी, अगर मान लीजिए ये मालगाड़ी है भाई साहब, 2 लोग हैं, ये मालगाड़ी 33 के स्पीड से दिख चल रही है, पीछे से एक एक्सप्रेस मेल आ रही है, अब ये जा रही है, तो क्या करेगा धीरे धीरे, कभी ऐसा समय आएगा क्योंकि इसका स्पीड 33 किलोमीटर के पर आवर है और इसका क्या है 60 किलोमीटर दे रखा है, तो ये कम है, सीधे से ओवरटेक कर देगी तो पार कर देगी, ठीक है। अब यही तो बोला है, तो कितने समय में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पार कर देगी। ये हमने बताया मालगाड़ी, ये आया हमारा एक्सप्रेस, ऐसे ऐसे कितने समय में ये पूरा पार कर देगा, यानी इसका पूरा जब पार कर देगा तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम लगेगा। तो टाइम मतलब क्या होता है, टाइम ही निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखो यहाँ पे, टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। देखो टाइम हमेशा मीटर मिनट में दिया है,
अब आगे देखते हैं, डिस्टेंस भी मीटर में दे रखा है, बट स्पीड इन्होंने क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं मिश्रा जी, किलोमीटर से हमेशा जब बड़ा से छोटा में जाते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। और वहीं छोटा से बड़ा यानी मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से करते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पे बोला डिस्टेंस लेंगे, तो पहले का डिस्टेंस क्या है, अगर मान लीजिए पहले क्या है, हमेशा कोई भी दो ट्रेन होगी, अगर डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा कुछ भी अगर निकालना हो तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होता है, दोनों ट्रेन का। स्पीड ध्यान देना, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस में हमेशा क्या होगा, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस ऐड होगा। अगर स्पीड की बात करता तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड माइनस होता है, अगर वहीं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है 250 मीटर लंबी ये है और 200 मीटर ये है, तो ऐड हो जाएगा डिस्टेंस, यानी टाइम निकालने का डिस्टेंस ऐड कर दो, 250 और 200 कितना होता है मिश्रा जी, 450। और स्पीड निकालना है, स्पीड हमें मीटर में निकालना है, यहाँ पे इन्होंने भाई साहब किलोमीटर में दिया है। तो स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये भी मालगाड़ी जा रही थी, इधर से आया ये निकल गया, यानी सेम डायरेक्शन हुआ। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, घटता है, यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड होता है S1 माइनस S2, ठीक है। तो S1 और माइनस S2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ है 33 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ है 60 किलोमीटर पर घंटा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 33 और 7 40, यानी और 20 27 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में तो इसको क्या करेंगे हम, मीटर में चेंज करेंगे, तो बड़ा से छोटा जाएंगे तो 5/18 कर देंगे। बस कितना प्यार से हम क्या करेंगे कि इस 18 को हम ऊपर भेज देंगे, यानी इंटू में 18 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे हमारा टाइम। यही तो पूछा है कि कितने समय में निकाल देंगे। ये सवाल दिखने में इतना बड़ा था, कुछ था नहीं इस सवाल में, बहुत ही सवाल था। देखिए अगर इसको मैं काटूं, 9×3 = 27, 9×2 = 18, ये हो गया 5×3 = 15, 15 से डायरेक्ट काट दो, 15×3 = 45, यानी 30×2 = 60, यानी टाइम हमारा आएगा 7 सेकंड है, क्योंकि हम मीटर में निकाल रहे हैं तो टाइम 60 सेकंड में आएगा, बट यहाँ पे इन्होंने मिनट दिया है। तो बाबू आपको मालूम होगा कि 60 सेकंड में कितना मिनट होता है मिश्रा जी, तो 1 मिनट होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 मिनट, और 1 मिनट है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर 1। कितना प्यारा सवाल था, बस बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं थोड़ा बड़ा, बट डरने की बात नहीं है, 2018 में पूछा गया था। सोचो उस लेवल में भी उस टाइम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ये सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है और संख्या इतना है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्या बोला है, 3a + 5 का मान ज्ञात करना। देखो मैं होता ना तो सबसे पहले क्या करता, यहाँ पे मान लो कुछ भी संख्या हो, ए का कोई भी मान है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा देखिए रूट के बाहर 17, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो 17 से गुणा किया जाएगा, यानी 17 का मल्टीपल होगा, यानी सीधी सी बात है जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा, 17 का मल्टीपल, यानी 17 से कटेगा। चेक करते 116 पढ़े हो कभी 17 का पढ़े हुए, बिल्कुल नहीं, 119 आता है, 17 7 119। 289 बिल्कुल आता है, 17 का स्क्वायर करोगे 289, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। 126 नहीं आता है, 236, 17 × 17, उसके बाद से कितना हो गया 6, और 17 का फॉर्म 66 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। मेरे को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है भाई, मैं क्यों करूं, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 का आप डिजिबिलिटी लगा के भी चेक कर सकते हो, आप इसको बकायदा कमेंट में, बहुत ईजी सवाल है, आप खुद इसका होमवर्क में देता हूँ, आपको कमेंट में करना है इसका आंसर कि ए का मान यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ठीक है। आप ए का मान निकाल के मेरे को बता देना, आंसर मत बताना कि आंसर 282, तो मैं बता ही दिया, बट ये पूछना कि यहाँ पे ए का मान क्या होगा। और ये भी ध्यान देना, यहाँ पे छोटा धनात्मक बोला है, तो ए का मान हमेशा क्या होगा, 9 से ज्यादा नहीं लेना है, तो 9 से छोटा लेना है जो यहाँ पे आके फिट हो जाए। तो ये इसका मान आप लोग खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की 2 क्रमिक छूट देकर इतने रुपए में बेचता है, छूट देता है, यानी मार्क प्राइस पर हमेशा छूट होता है, मालूम है कि मार्क प्राइस पर हमेशा छूट मिलता है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, सीपी पे, याद रखना ये चीज है। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी जाती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, पहले ये बोला है कि कोई मान लीजिए ये मार्क प्राइस है, इस पे 2 छूट देके वो इतना रुपए में बेच देता है भाई साहब। अब बोलता है कि नेक्स्ट टाइम में ऐसा करता है कि वो छूट ही नहीं देता है, वो जो 2 छूट दे रहा है वो भी नहीं दे रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंट का लाभ अर्जित होता है। तो उसको बताना क्या है, हमेशा तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। बनाए, बनाते हैं। देखिए हमेशा देखिए एमपी इन्होंने कितना दे रखा है भाई साहब, 2 क्रमिक छूट के एमपी हमें पहले ये उसके अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य मालूम नहीं है, तो अंकित मूल्य को मैं ऐसा करता हूँ एक्स मान लेता हूँ। एक्स पे पहले पे उन्होंने कितना छूट दिया, 84% का छूट दिया, तो बेचेंगे कितना पे, अगर मान लीजिए कोई चीज अगर 100 की है, 84 की छूट देते हैं तो कितना पे जाएंगे, 16% पे। नेक्स्ट दूसरा कितने में देता है, 44%। अगर मान लीजिए 100% की कोई चीज है, 44 की छूट जा रही है, तो कितना पे बचेगी मिश्रा जी, 56 पे। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, जिन्होंने दे रखा है कितना, 940 रुपया, यानी 940.8, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स यानी मार्क प्राइस का मान आ जाएगा, तो मार्क प्राइस आएगा तो नेक्स्ट निकाल ही लेंगे, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए काटते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ही आएगा, तो 1 0 1 0 को खा जाएगा। काटते हैं इसको, 16 से काटते हैं, 16 × 25 = 80,
80 है 14 140, ठीक है। अब 140 आ गया तो 16 अट्ठे अगर मैं देखूं तो 16 नवा कितना होता है मिश्रा जी? 16 नवा 144, तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 छः 128, ठीक है। 128 12 कट जाएगा, 16 से काटते हैं, ये हो जाएगा 16 85 140, फिर 16 अट्ठे कितना हो जाएगा? 128, फिर हो जाएगा 12 128, यानी 16 अट्ठे कितना बार में चलेगा? 588, डायरेक्ट 16 से मैंने काट दिया। अब देखो 56 से काटूं तो 8 8 16 5 21, 21 3 से कट जाएगा, 7 से 7 7 5 35 7 से 49 7 बटे 56, फिर दो 7 से कट जाएगा, 7 बटे 56 7 बटे 56 7 चौका 28, बस यहाँ पे आ गया 84। 84 है तो इसको पहले काट देते हैं 4 से 25 बार में, फिर 4 दूना 8, 2 से काट दो भाई साहब, इसको काट देंगे मिश्रा जी 42 बार में, ठीक है। अब देखो अब कटेगा नहीं हमारे जहां तक मालूम है, तो 25 में 42 से गुणा करते, 25 दूना 50, हाथ में कितना आ गया भाई साहब? 5, तो 25 चौका 100 और 5 105, और यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा एक्स का मान है, जो हमारा मार्क प्राइस है कितना हो जाएगा? 10,500 आ गया, 10,500। बट ये थोड़ी निकालना था हमें, पढ़ते हैं आगे क्या बोला है। अब ये बोला है, ये तो वो हुआ कि मतलब उनके छूट पहले कितना था उनका मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को अगर छूट 2 छूट देने के बाद से इन्होंने इतना में बेचा, ये तो निकल गया कि हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब देखिए बोलता है यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। अगर मान लीजिए ये मार्क प्राइस है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये मार्क प्राइस है हमारा, इतना हमारा मार्क प्राइस निकल के आ गया, अगर इसमें अगर मैं छूट देता हूं तो हमारा सेलिंग प्राइस जाएगा लेट सी, अगर मान लो मैं 10% का छूट देता हूं तो इसमें मान लीजिए 1050 में घटाऊंगा तो कुछ भी आएगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी 900 आता है, यानी 9000 आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं 10% का छूट देकर एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि इतना हुआ, तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा क्या? क्योंकि मार्क प्राइस पे ही तो भाई साहब हम सेलिंग क्या करते हैं? छूट देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो बोला है कि इस पे हम कोई छूट ही नहीं दे रहे हैं, 0 रुपए का छूट दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो हमारा मार्क प्राइस है वही तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर मान लो इतने रुपए का, मैंने बोला कि ये भाई साहब मेरा शॉर्ट है 1500 का शॉर्ट है, इसमें मैं छूट ही नहीं दूंगा, आप ले लो, तो आप खरीदोगे तो 1500 रुपए दोगे, तो सीधी सी बात है 1500 रुपए सेलिंग हुआ, जो उसका मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक्स है, जो हम इसका मार्क प्राइस निकाले, इस पर छूट ना देने पे, ये हमारा अपने आप का कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10,500। अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25% का प्रॉफिट क्या होता है? 1/4। स्टार्टिंग में सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया था, अगर सीपी 4 है उसमें 1 का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, यानी अगर मान लो हमारा सीपी कितना है? 4, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 5, तो कहीं ना कहीं ये 5 का मान है और हमें सीपी यानी 4 का मान निकालना है, इंटू 4 कर देंगे, लो भाई साहब। अब इसको निकालने का एक और तरीका, जो भी हमारा ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, आखिरी का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, लो भाई सब देख लेते हैं। 63 4 का आता है, खत्म। 41 आता है, खत्म। 8400 आता है 0 4 आता है, यानी 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कर लेते हैं कैलकुलेट, 5 से काटते हैं, देखो 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, फिर डबल 0। अब 21 का 4 गुना करोगे तो भाई सब 8400 होता है, और यही ऑप्शन से क्या, ये भी खत्म होगा, ऑप्शन नंबर डी। सोचो कितना तगड़ा सवाल था मिश्रा जी, मजा आया। तो इस लेवल का सवाल था कि पहले हम इसका क्या है, यहाँ पे उन्होंने सेलिंग प्राइस दिया था, 2 डिस्काउंट देने के बाद मैंने क्या किया, उनका मार्क प्राइस निकाला, जो मार्क प्राइस निकाला उस पर हमें डिस्काउंट ही नहीं दिया, तो मार्क प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं समझो कि 125 का मान है, 100 का मान निकालना है, तो मैंने रेशियो में लिख दिया कि 5 का मान है, 4 का मान निकालना था, ईजी में निकाल लिया। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, सिर्फ अकेले अकेले मजा नहीं लेना है भाई साहब, भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए, कि मैं भी मजा ले रहा हूँ तो अपने भाई को भी थोड़ा बहुत कहूँ कि भाई तू भी मजा ले ले, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या का 37.5% के बराबर है, ठीक है भाई साहब, बराबर है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये भी कोई सवाल है? बहुत ईजी सवाल है। देखो मान लो पहली संख्या x है, 12.5% करना है भाई साहब, डायरेक्ट निकाल लो, पहली संख्या का 12.5% बराबर में बोला क्या है, फिर दूसरी संख्या का 37.5% के बराबर में, दूसरी संख्या का 35.5 बराबर, इसको y मान लेता हूं मैं, इसका 37.5% के बराबर। अब देखो 12 का पहाड़ा 3 पर पढ़ोगे ना तो 37.5 आता है, 12.5 का पहाड़ा 12 3 36, फिर 0.5 के 3 से गुणा करोगे तो 1.5 आएगा, यानी डायरेक्ट ये हमारा कहीं ना कहीं क्या 3 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो x का मान ये 1 और ये हो जाएगा 3, तो x का मान 3 हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 1। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है सवाल में, पढ़ते हैं। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम हमें कितना मिला है, तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा दिया, यानी 3 और 1 घटा दो तो 2, तो 2 हमारा जब घटाओगे सीधी सी बात है 2, तो परिणाम कितना, यानी 1428 जो है 2 का मान है, और पूछा क्या है, तीन दोनों संख्याओं का योग, यानी 2 और 3 और 1 कितना, 4 का मान पूछा है भाई साहब। ये भी सवाल है, लल्लू सा सवाल है। देखो 2 से 2 बार में खत्म, 14 से 28 का 2 गुना करोगे तो 2856 हो जाएगा, लो भाई साहब 2856, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
तो इस सवाल में कुछ दम नहीं था, बस फ्री फंड का आया था, आपको एक नंबर देके फिर चला जाता। अच्छा सवाल था, कह सकते हो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। जैसे ही एज वाला सवाल आता है ना, भाई लोगों का देह हाथ थरथराने लगता है। होता है क्योंकि इसमें लॉजिकल सवाल आते हैं, ठीक है। एक कोई इसका सर पैर नहीं होता है, इसको मानना होता है कि मैं किसको एक्स मानूं, किसमें एड ऑन करना होता है। तो थोड़ा प्यार से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, नहीं बोलते हैं किसी से अगर प्यार से बात करोगे ना तो सामने वाले को भी प्यार हो जाता है आपसे, वाली हाल है। जब इसको अगर प्यार से बात करोगे ना तो इजी वे में बन जाएगा। कहना क्या चाहता है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु और उसकी पुत्री का आयु के 2 गुना से 8 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्री का वर्तमान आयु निकालना है, यानी सीधी सी बात है डॉटर का वर्तमान आयु हमें निकालना है। देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम करते हैं। कह रहा है एक पिता की आयु वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मैं देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिता, जिसको भाई साहब फादर बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगी पुत्री। अब यहाँ पे इन्होंने बोल का दिया, लेट मैंने एक्स से करता हूँ, देखो ऐसे करता हूँ। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से क्या 5 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु बोल दिया। अगर मान लो मैं पुत्री की आयु एक्स लेता हूं तो इसके 3 गुने आयु से 5 वर्ष अधिक है पिता की आयु। जैसे बोला है समझ, मैंने पुत्री की एक्स माना, पिता का आयु 3x + 5 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। जब मैंने आगे पढ़ा तो क्या देखा, देखिए 4 वर्ष बाद पिता की आयु और उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। 4 वर्ष बाद। अब जब 4 वर्ष की बात होगी तो इसमें अगर मान लो यहाँ पे अगर 4 वर्ष बाद होगा तो ऐसा थोड़ी है कि बच्ची वहीं पर रहेगी, उसमें भी तो 4 वर्ष होगा। मिश्रा जी मान लीजिए हम लोग दोनों लोग अभी हैं, तो 2027 में मान लीजिए 2 साल बाद 2027 में मान लीजिए मैं 24 से 26 हो जाऊंगा, तो मिश्रा जी जोड़ी थोड़ी है कि अभी 32 के होंगे तो क्या 32 के ही रहेंगे। मान लीजिए अभी जो 32 के हैं ये, तो 2 वर्ष बाद क्या आपको क्या लगता है कि 34 के होंगे? नहीं होंगे। 32 के होंगे? बिल्कुल नहीं, 34 का हो जाएंगे। मजाक करता हूँ, 32 का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 वर्ष बाद अगर मैं देखूँ तो जिस जिस हिसाब से मेरा अगर 2-2 साल बढ़ेगा तो मिश्रा जी में भी 2-2 साल बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं इसमें 4 साल ऐड करूँगा, हो जाएगा 3x + 9 हो जाएगा। अब इनमें अगर मैं 4 साल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं बराबर करता हूँ, बराबर करूंगा तो आगे पढ़ूंगा। पिता का उसकी पुत्री के आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, उसकी पुत्री के आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है। अगर बराबर करना है इसलिए मैंने पुत्री में लिखा, अगर बराबर नहीं करना हो तो इधर लिखते हैं, क्योंकि हमें दोनों का एज बराबर करना है। एज बराबर करेंगे तभी तो निकलेगा एक्स का मान। तो मैंने जो उसकी पुत्री का आयु थी उसके पिता के आयु के बराबर कर दिया। अब निकाल लेंगे एक्स का मान, देखिए सॉल्व करके बहुत ईजी में। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x + 9 और बराबर में हो जाएगा 2x प्लस में 2 में 4 से करोगे 8 हो जाएगा, 8 + 8 तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है। ये हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3x से 2x, इधर 3x में से इधर 2x घटाओगे तो x हो जाएगा। अब देखो 16 है, 16 में से अगर 9 जाएगा घटाओगे तो 7 आ जाएगा। तो x का मान ही निकालना, तो x का मान मैंने पुत्री का मान निकाल दिया, 7 होगा। और यही वर्तमान आयु पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बस ऐसे सवाल में कोई कॉन्सेप्ट इजी वे में लगता नहीं है, बस आपको जैसे जैसे बोला है, जैसे जैसे लैंग्वेज दिया है आपको पढ़ते जाना है और इजी वे में आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x और y 2 धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार √x = 8 है और x² + y = इतना है, तो √y का मान निकालें। बस लॉजिकल सवाल है, बस समझना है। देखिए यहाँ पे √x जो है भाई साहब इन्होंने कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, x² + y का मान दिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए √x = 8 है तो x निकालने के लिए क्या करूंगा, दोनों बगल स्क्वायर करूंगा। दोनों बगल स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 64 हो जाएगा। x का मान 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है x² प्लस में y बराबर में क्या दिखा है, 4112। अब देखिए x² बोला है, x का मान 64 निकाल दिया। सोचो मैं कितना समझदार आदमी हूँ कि जब इतना मैंने निकाल दिया भाई साहब, तो एक बार ऐसा करता हूँ कि एक बार और स्क्वायर कर देता हूँ। जब दोबारा x² करूंगा तो इस पे x² हो जाएगा, फिर 64 का स्क्वायर निकालना है। 64 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, यानी 14 ज्यादा है। तो 14 का अगर मान लीजिए हम स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का होता है 196, यानी 96 हाथ में रखेंगे, पीछे से 2 अंक लिखते हैं, एक अपने हाथ में लेंगे। अब 25 से देखेंगे 25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से अगर देखेंगे, अगर 50 से कितना ज्यादा है 14, तो 25 में 14 जोड़ देंगे, तो 25 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा, 25 में 14 39 और 1 हो जाएगा 40, यानी सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 40 96। किसका स्क्वायर हो जाएगा 64 का, तो ये हमारा हो जाएगा 40 96। कई तरीका होता है निकालने का, ऐसे में निकाल दोगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16, हाथ में लगा 1, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 को 24 का 2 गुणा करेंगे, 48 में 1 ऐड कर देंगे 49, हाथ में हो जाएगा 4, फिर इसका स्क्वायर 6 का 36 और 4 40 और 96। तो तरीके बहुत होते हैं। एक ऐसा स्पेशल वीडियो लाऊंगा 10 से 15 सेकंड में कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बहुत प्यार वैसे आपको समझा देंगे। बट अभी इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक हिंट दे दिया मैंने। अब x² मैंने निकाल दिया, तो x² का मान निकाल दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 96।
कितना हो जाएगा 40 96। अब प्लस में y बराबर में हो जाएगा 41 12। अब ऐसे भी सवाल निकालने की कोई नीड है। अब देखो ऐसा करता हूँ, y इधर लेता हूँ, इधर 40 और 96 घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 41 और 12 माइनस में हो जाएगा 40 96। घटा दो भाई साहब। देखो अब कहीं ना कहीं देखो 40 96 में ये जोड़ो तो 41 और 12, यानी कहीं ना y का मान कितना आ जाएगा 16। अब देखो y का मान 16 है, यहाँ पे भाई साहब इसका रूट पूछ दिया है कि y का रूट, तो जब यहाँ पे इसको रूट लगाएंगे तो इधर भी रूट लगाएंगे, तो डायरेक्ट अगर इधर रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, y का अगर रूट निकालना है तो इसको जब इधर रूट लगाओ तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि 4 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इधर भी हमारा 4 हो जाएगा, तो y रूट बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो इसी का मान पूछा है। सॉरी माफ करना, यहाँ पर मैंने रूट लगाना था ना, मैं रूट लगाना भूल गया। देखो ये है y का, अगर मान लीजिए इन्होंने क्या y का मान 16 आ गया, ठीक है। जब y का मान 16 होगा तो रूट का निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रूट y का मान हमारा कितना आ जाएगा 4, और यही हमारा ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, जब इधर भी अगर मान लो हम रूट लगाते तो इधर रूट लगाएंगे तो रूट से अगर बाहर ये निकलता है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ खास दम नहीं था, बस आपको निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले गंतव्य स्थान पे पहुंचा। यदि 51 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यात्रा की तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता, तो मानव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। मानव को हटाते हैं, हम अपने मिश्रा जी को उठाते हैं। यहाँ से भाई साहब ये जाते हैं मुखर्जी नगर, ठीक है। मुखर्जी नगर जाते हैं तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तो कोई एक टाइम फिक्स होता है कि मैं बोलता हूँ कि मिश्रा जी आपको क्या करना है कि 10 बजे तक पहुंच जाना है, और 57 के स्पीड से जाना है, और 10 बजे तक वहां पे पहुंच जाना है। तो जब ये 57 के स्पीड से जाते हैं तो 3 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी क्या 9:57 पे पहुंच जाते हैं। लो भाई साहब 3 मिनट पहले पहुंच गए। अब फिर मिश्रा जी को सेकंड चांस दिया जाता है कि एक काम करिए आपको 10 बजे ही पहुंचना है। तो फिर मिश्रा जी दिमाग लगाते हैं कि यार लगता है मैं इस बार तेज चला दिया हूँ गाड़ी, ऐसा करता हूँ मैं इस बार स्पीड धीरा कर देता हूँ। तो स्पीड इन्होंने 57 से कितना कर दिया 51। जब 51 कर दिया तो 1 मिनट का देरी हो गया, यानी 10 बजे पहुंचना तो 10:01 में पहुंच गए। तो इनको टाइम का डिफरेंस कितना मिला, पहले तो 9:57 में गए और फिर दूसरा बार 10:01 में गए, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस देखो तो कितना आ जाएगा 3 मिनट इधर 1 मिनट इधर, यानी 4 मिनट इनका डिफरेंस हो गया। तो ऐसे सवाल को हम टाइम डिफरेंस से निकालते हैं। देखिए मैं रेशियो से निकालता हूँ। पहले इनका स्पीड क्या था, देखिए सेम डिस्टेंस भी जाना था, यहाँ से मुखर्जी नगर, जैसे मैं माना कि यहाँ से मुखर्जी नगर भेज रहा हूँ, यानी डिस्टेंस फिक्स है, एक ही डिस्टेंस को तय किया। जब भी डिस्टेंस फिक्स होता है ना, तो टाइम का जो रेशियो होता है स्पीड के क्या होता है प्रोपोर्शनल हो जाता है। स्पीड का रेशियो टाइम का प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो पहले कितना था 57 किलोमीटर, फिर 51 हो गया। तो हम यहाँ से टाइम का स्पीड निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 57, ठीक है, ये हो जाएगा 57। अब देखो यहाँ पर अगर मैं टाइम का निकालूं कि टाइम का इन्होंने डिफरेंस कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना था पहले 3 मिनट, यहाँ पे कितना था 1 मिनट, यानी कितना 4 मिनट में आ गया। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं भाई साहब, देखिए यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का वैल्यू दे रखा है 4, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है कि मानव द्वारा तय की गई दूरी, यानी हमें निकालना क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम। स्पीड भाई साहब इन्होंने दे रखा है 57 किलोमीटर, यहाँ पर टाइम निकालना है तो यूनिट में दे रखा है, यानी इसका हम टाइम निकालते हैं। अगर मैं टाइम निकालूं तो देखिए टाइम निकालूं तो 6 का मान इतना आ जाएगा, तो हम 51 का मान निकाल देते हैं। 51 का निकाल लो या 57 का मान निकालो, किसी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/6 इंटू में 51। अब इसको काट लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से करोगे यानी 17 तिया 51, यानी कहीं ना कितना आ जाएगा 34, ये आ जाएगा हमारा 34। हाँ कितना आया है इसमें, हमें कितना निकालना है 34 मिनट आ गया, क्योंकि भाई साहब मिनट में दिया है 3 मिनट और 1 मिनट, यानी यहाँ आ गया हमारा कितना 34 मिनट। हमें देखो किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर हमेशा घंटा में होता है, तो 34 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, तो चेंज करके यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस निकालना, स्पीड कितना था भाई पहले 57 था, और देखो टाइम कितना लिया है 34 मिनट, और मिनट लिया तो हम क्या करेंगे मिश्रा जी घंटा में चेंज करने के लिए करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं 7 से। अब देखिए इसको काटते हैं, अब इसको काटते हैं तो कैसे काटेंगे, देखिए 3 से काटिए 19 तिया 57, 3 से काटिए 20 तिया 60, ऊपर अगर मान लीजिए 2 से काटते हैं तो 17 दूना 34, 2 से काटते हैं 10, यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए 19 का 17 से गुणा, 19 से कितना होता है 19 से होता है 19 5 95, 19 6 के 114 और 133, यानी ये हो जाएगा 33 के 3 हाथ में आ गया 13, 19 से कम 19, 19 और 13 कितना होता है 32, ये हो जाएगा 32, यानी 323 बट्टे में 10 है तो इसको डिवाइड करेंगे, यानी सीधे हो जाएगा 32.3 किलोमीटर हो जाएगा। 32.3 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा सवाल था, बस इसमें यह समझना था कि हमारा क्या स्पीड का अपोजिट हो जाता है टाइम का, ये रेशियो क्योंकि हो जाता है उस केस में होता है जब हमारा डिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है। बस वहां पर निकाले हमने टाइम निकाला, फिर उसके बाद से हमें निकालना डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन्होंने दे रखा था, टाइम हमने निकाल दिया, इस मिनट में दे रखा है, मैं घंटा में निकाल के फिर कैलकुलेट किया तो हमारा किलोमीटर आ गया कि कितना किलोमीटर वो जा रहे थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं
कह रहा है राम और श्याम एक कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप में कितना पैसा मिला। बहुत ही सवाल था, वर्क एंड वेजेस का सवाल है। यहाँ पे भाई साहब राम हमारे, यहाँ पे है श्याम। इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो दिन दे रखा है 12 और 18, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 36। एफिशिएंसी 12 3 36, 18 गुना 36, यानी राम 3 के एफिशिएंसी से कर रहा है, श्याम 2 के एफिशिएंसी से कर रहा है। बट पैसे कितने मिल रहे हैं इन लोगों को, उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए, यानी एक साथ काम कर रहे हैं तो 15,000 रुपये मिल रहा है, यानी 15,000 जो हमें इन लोगों को मिल रहा है, 3 और 2 5 का मान मिल रहा है। ठीक है, और बोला है कि व्यक्तिगत रूप से प्राप्त पैसा, यानी राम और श्याम का निकालना है, यानी 3 और 2 का मान निकालो। तो पहले 3 का निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5 से काटोगे 3 बार में, यानी 3,000 हो जाएगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9,000 इनको मिल गया भाई साहब राम भाई को, तो श्याम भाई को सीधी सी बात है 6,000 मिलेगा, क्योंकि पैसा ही तो 15,000 है, तो 9,000 6,000 होगा आंसर। और कहाँ है 9,006, तो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना, पहले राम बोला है तो राम का 9,006, नहीं तो यहाँ पे देखो सेम ये भी है 6,000 9,000, तो इसको मार दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राम का निकालना है तो राम का ज्यादा होगा और श्याम का कम होगा, तो राम का 9,000 श्याम का 6,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। कह रहा है कि 2 कक्षाएं हैं ए और बी, ए और बी है हमारा 2 कक्षाएं, यदि ए से 7 छात्र बी में स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है भाई साहब, तो बी में एक के छात्रों की संख्या 2 गुना हो जाएगा। यदि 3 छात्र बी से ए में भेजे जाए तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या के बीच सकारात्मक अंतर यानी पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। बहुत ही सवाल है, पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आया भाई साहब ए हमारा हो गया, यहाँ पे बी हो गया। कह रहा है क्या ए और बी में, अब कह रहा है एक के छात्र हैं जो क्या 7 छात्र हैं जो बी में जाते हैं। अगर मान लो इसमें एक्स है ये वाई है, ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक से आपको प्यार से समझा देता हूँ। इसमें से अगर 7 छात्र निकल के इसमें जाते हैं तो भाई साहब प्लस में हो जाएंगे। मान लो कोई एक क्लासरूम है, वो एक क्लासरूम में 10 लड़के हैं, 10 में से अगर मान लीजिए 5 दूसरे क्लासरूम बी में चले गए तो यहाँ से कम हो जाएंगे और उसमें जाके ऐड हो जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे उसमें जाके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ये लाइन समझने वाली है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो चीजें आपको नहीं करना। तो बोला है तो बी में ए के छात्रों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। अब ये पढ़ के क्या समझ में आया कि बी में ए के छात्रों 2 गुनी हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे बच्चे होंगे क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुनी कर देंगे, क्योंकि बी में ए के छात्रों की 2 गुनी हो जाएगी। जब भी अगर बराबर करना होता है ना भाई साहब, तो बराबर करने में केस में ये होता है 2 गुनी हो जाएगी क्या, यानी इससे ये 2 गुनी हो जाएगी, तो बराबर करेंगे तो इसको 2 गुना करेंगे तभी तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो हमेशा जिसको बोला है ना कि मान लीजिए कोई संख्या x से y उससे 2 गुनी हो जाती है, तो बराबर करना होता है तो x में हम 2 गुना ऐड कर देते हैं। तो सेम यही यहाँ पे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ, यहाँ पे बराबर, तो 2 गुनी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुना, तब देखो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखो तो इसके 2 गुना ये होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि 3 छात्र बी से ए में भेजा जाए, 3 छात्र बी से ए में भेजा जाए, यानी बी में माइनस हो जाएंगे और ए में भेजा जा रहा है तो यानी प्लस हो जाएंगे, बस तो ये बराबर हो जाएंगे। तो बोला क्या, तो दोनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या समान हो जाएगी। तो अब बोला कि दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या का बीच सकारात्मक अंतर यानी पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। आइए अब निकालते हैं। देखिए अब ऐसा क्या करता हूं मैं, यहाँ पे देखिए किसी एक का मान ले लेते हैं। अगर एक्स मानता हूं मैं, सॉरी यहाँ पे माफ करना मेरे भाई, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे होगा x प्लस 3, ठीक है 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर x का मान निकालता हूँ तो मैं 3 को वहां भेज देता हूँ, तो y माइनस में 3 है तो इधर माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 3 6, यानी x बराबर y माइनस 6। तो हम ऐसा करता हूँ कि जहां जहां x है वहां पर y माइनस 6 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 2x, माइनस में क्या हो जाएगा 7, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा y प्लस 7। तो x की जगह पे मैंने क्या रखा y माइनस 6, तो y माइनस 6 रखोगे तो गुना कर लो यहाँ पे डायरेक्ट, ये हो जाएगा y माइनस 6, y माइनस 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 6, फिर माइनस 7 बराबर में y प्लस 7। अब देखो ये हो जाएगा 2y माइनस में 12, फिर माइनस में 7, तो 12 और 7 कितना होता है माइनस का 19, तो माइनस का 19 बराबर में y प्लस में 7। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2y, इधर आके इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा भाई साहब y बराबर में हो जाएगा माइनस 19, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 19 और 7 कितना होता है, तो 19 और 26, यानी y बराबर आ गया 26। जब y बराबर 26 आ गया तो यहाँ पर मान रख लेते हैं y का मान, और y का मान रखोगे तो ये हो जाएगा x, y का मान कितना है भाई साहब यहाँ पे x, y का मान 26, माइनस में 6 कर दोगे, सॉरी y का मान कितना है भाई साहब 26, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x बराबर y, हाँ ठीक है, तो 26 माइनस 6 कितना करोगे, 26 माइनस 6 करेंगे भाई साहब तो 20 आएगा। और यही तो पूछा है 20 और 26 के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कहने की 6 होगा और यही होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल में बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था कि यहाँ पे बस समझना था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बस यहाँ पे 2 गुना में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आपको समझना था। जैसे निकालोगे तो आराम से इजी वे में कैलकुलेशन करोगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बोला 4 - 5 cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसा मैं लिखता हूँ, रूट बाद में चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 4,
यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि एक माइनस इसमें से कॉस स्क्वायर घटाया था, अगर एक घटाता हूँ तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बट्टे में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर कोट स्क्वायर थीटा को अगर मैं चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमेशा आपको मालूम है कि साइन बट्टे कॉस होता है 10 और कॉस बट्टे साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसा क्या करता हूँ, रूट है ऊपर, ध्यान देना रूट बाद में चढ़ा लेंगे। यहाँ से मैं अगर 4 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रूट लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो फिर बट्टे में आ जाएगा भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसा क्या करता हूँ भाई साहब, कुछ नहीं करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। जब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई साहब, आपको मालूम है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब यहाँ पे आपकी छोटी छोटी आंखें देख रही होंगे, क्या देख रहे होंगे कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, ऊपर बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में आ जाएगा भाई सब ऐसे, क्योंकि सारे में रूट है, मैंने रूट लगाया नहीं था, लास्ट में लगा दिया, हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये भाई साहब ऐसे ऐसे भी काट दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बचा है 4 का रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर समझना था, क्योंकि हमें 4 कॉमन लेना था तो 5 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर घटा दिया, जिससे 4 आसानी में से कॉमन ले लिया। आसानी से कॉमन लेते ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो यहाँ पर खत्म हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर यहाँ पर काट देगा तो बचेगा रूट में 4, और 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा आंसर हमारा। तो इजी सवाल था, सवाल में कुछ खासा दम नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी समान समय के लिए 7 और 8 के अनुपात में व्यवसाय निवेश करते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ का 7% दान कर देते हैं और लाभ में एक का हिस्सा 12,600 है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी होगी। अपना आंसर दो, इतना हम भाई साहब जब ये बोल दिया है ना, जब ये बोल देता है तो सभी हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें कोई हमारा दिमाग काम नहीं करता। आइए, इसमें 2 लोग हैं भाई साहब, हमारा समान समय के लिए बोले, जब भी अगर मान लीजिए हमें पार्टनरशिप का सवाल होता है, हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हमेशा होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट निकालना होता है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर ये टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए ना, कांस्टेंट, अगर ये हमारा कांस्टेंट हो जाए टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो हमेशा ये हो जाता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर समान समय पहले ही बोल दिया है, तो भाई साहब टाइम ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या इसका रेशियो है इसके बराबर कर देंगे, यानी हमारा डायरेक्ट हम क्या प्रॉफिट का ले लेंगे रेशियो, यानी प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 7:8। कहीं ना कहीं उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि टाइम सेम है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 7:8। अब यहाँ पे ये बोला है कि यदि कुल लाभ का 7% दान कर देते हैं, जो भी लाभ आता है उसका 7% दान कर देते हैं, तो बोला है कि एक का हिस्सा 12,600 है, तो अर्जित कुल लाभ की राशि क्या बताना है, नहीं हमें टोटल अर्जित निकालना है कितना लाभ हुआ था, ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए एक का हिस्सा दिया, यानी 12,600 जो है हमारा है भाई साहब, एक का हिस्सा यानी 7 का माल है, और कुल का निकालना है तो 8 और 7 15 का, यहाँ से कुल का निकल जाएगा। तो गुणा करते हैं भाई साहब, इसमें देखिए अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 5, यहाँ पे हो जाएगा 7/56 यानी 00। अब देखिए यहाँ पर 00 हो जाएगा, 18/95 के 0 हाथ में 9, 18 और 9 कितना होता है, 18 और 9 27, यानी ये हो गया हमारा 27,000, ठीक है। हमें पूछा क्या है, बोला है क्या कि अर्जित कुल राशि निकालना है, कि कुल अर्जित लाभ की कुल राशि की कितना लाभ हुआ था, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये कितना कब हो रहा है, जब ये भाई साहब 7% दान दे रहा है, यानी कुल लाभ का 7% दान दे रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो 7% दान देने के बाद से ये बचा, तो हमें निकालना क्या है, कुल लाभ, यानी 100% का मान निकालना। तो 7% अगर दान देने यानी 93% का मान है, हमें 100% का मान निकालना। बस देखिए, अब इसको करिए कैलकुलेट, कितना तगड़ा कैलकुलेशन है। अब देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं काटूंगा 3 से, तो 3 तरीका 9, 3 एकम 3, इसको करेंगे 3 से, 3 9 27, यहाँ पर 00 आ जाएगा, 000 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं 9 1 2 3 और 4 5 डिवाइड बाई 31। अब देखो सारे ऑप्शन देखो कितना नजदीक नजदीक है, सारे ऑप्शन देख लो 28 29 28 29, करते हैं भाई साहब कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करने में डरेंगे थोड़ी। अब देखो 31 से करोगे तो 3 बार में करोगे 93 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 का 2 गुना हो जाएगा 62, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, यानी 62 और 8 कितना होता है 70, और इतना 20, यानी सीधी सी बात है कितना हमारा, पहले अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे निकालूं, ये हो गया 20, यानी 220 और 8 कितना हो गया 28, ठीक है, और एक और 0 हो गया हमारे पास, यानी कि कहीं ना कहीं 280 हो गया। अब 31 का 280 जाना है, अगर मैं 7 बार में जाऊं
तो 210 हो जाएगा, 8 बार में जाऊँगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 बार में जाता हूँ तो 9 3 27, अगर 30 के मैं कंपेरिजन में देता हूँ तो 9 3 27 यानी कितना हो जाएगा 270, यानी कहीं ना कहीं क्या हमें कितने बार में जाना पड़ेगा 9 बार में जाएगा, क्योंकि देखो 31 का 9 गुना करोगे तो 9 और 9 3 27, तो हमें 280 था, यानी 28 क्या हो जाएगा, ये कम है, सीधी सी बात है 9 बार में चला जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा कितना भाई साहब हमारा, एक बचेगा, तो यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 से जाएगा नहीं तो एक और जीरो बैठा लेंगे, ठीक है, 29 जीरो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन बचा है हमारा 29 जीरो 29 जीरो बचा, यहाँ पे अब 100 हो जाएगा। तो 31 का अगर मान लो कि 31 का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 93 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो 29 जीरो 3 कहाँ है, 29 जीरो 2 है यहाँ पे, तो ये खत्म हो जाएगा, 29 जीरो 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो मैंने अप्रोक्सीमेट से इतना ही निकाल लिया कि यहाँ पे हमारा इतना आ रहा है, उसके बाद से जो हमारा वैल्यू होगा ये हमारा आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल में कुछ खासा दम नहीं था, बस कैलकुलेशन के नाम पर इस सवाल को दम बना देता है, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा था इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फिर यदि साधारण ब्याज मूलधन के 12.5% अधिक है और वर्षों की संख्या एन और आर क्या बोला है संख्यात्मक रूप से 2 और 1 के अनुपात में है, तो एन और आर का मान ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, बस थोड़ा लॉजिकल है। ये बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, जो हमारा भाई साहब जो प्रिंसिपल है ना वो मूलधन से, यानी जो है सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन से क्या है 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, किससे अधिक है, प्रिंसिपल जो मूलधन यानी जो हमारा प्रिंसिपल है इससे क्या है, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये 100 है और 12.5% अधिक है, तो ये जगह 112 पॉइंट कितना 5। अब ऐसे ना करके मैं इसको क्या करता हूँ फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, जब फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन में 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8, तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रिंसिपल है 8 से कितना, प्रिंसिपल 8 है तो 1 अधिक हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है बस, क्योंकि 12.5% अधिक है किससे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से यानी मूलधन से, ठीक है। अब आगे यहाँ पे तो हमारा मालूम हो गया कि एसआई और प्रिंसिपल का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अब एसआई बराबर क्या होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में क्या होता है 100, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब देखिए 12.5% अधिक था तो हमारा प्रिंसिपल कितना था भाई साहब 8 और एसआई कितना था 9, तो एसआई कितना हो जाएगा 9, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8। अब देखो रेट को हमें मालूम नहीं है, तो रेट को मैं ऐसा करता हूँ कि रेट और टाइम इन्होंने दे रखा है सिर्फ क्या 2 और 1 के रेशियो में दे रखा है, तो इसको 2x और x मान लेता हूँ, ठीक है 2 और x। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो ये हो जाएगा हमारा रेट कितना हो जाएगा 2x, टाइम हो जाएगा x, बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब देखो अगर मैं इसको काटूं तो देखो इसको काट दो, 4 2 चौका सॉरी 4 दूना 8 25 दूना 100, ये 25 से 9 से गुणा करोगे तो 225 हो जाएगा, बराबर में 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स इधर नीचे ला लो तो 225 बट्टे में 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 15 बट्टे में 2, एक्स का मान 15/2। अब देखो एन यहाँ पे देखिए एन का मान कितना दे रखा है 2x और आर का मान दे रखा है x, तो यहाँ पे देखो 2x का मान करते 2 इंटू में क्या करेंगे 15/2, ठीक है, और एन का निकालेंगे डायरेक्ट एक्स का 15/2, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7.5, ठीक है 7 से 1/2, और जो जो पूछा है निकाल देंगे। पहले पूछा क्या एन का मान, तो एन का मान कितना है 15 और 7.5 का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे समझना था क्योंकि यहाँ पर रेशियो इन्होंने दे रखा था, रेट और टाइम का रेशियो दे रखा था, वहां से हम एक्स का मान निकाल के फिर यहाँ पे हम वैल्यू रखें, हमारा आंसर आ गया। बाकी इसमें सवाल में कुछ खासा दम नहीं था क्योंकि हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल डीईएफ समान है, तो ए बी बराबर 6 है, डीई बराबर 8 है, ईएफ बराबर 10 है और एफ डी बराबर 14 है, तो ट्रेंगल एबीसी का परिमाप बताना है। परिमाप यानी तीनों साइडों का माप हमें बताना है, ठीक है। परिमाप होता क्या है देखिए, अब यहाँ पर हम ट्रेंगल बना लेते हैं भाई साहब बहुत प्यार से। ये देखिए यहाँ से ट्रेंगल हमारा एक ट्रेंगल ये हो गया और इसी का अगर मैं ट्रेंगल दोबारा बनाऊँ तो ये दूसरा ट्रेंगल हो गया, ठीक है। आइए अब मान लीजिए इसको मैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, दूसरा ट्रेंगल क्या था डी ई एफ। अब बोला है जैसे जैसे ए बी बराबर 6 दिया है, ए बी बराबर 6 आ गया, दूसरा डी बराबर 8 दिया है, डी बराबर 8 दिया है, अब बोला ई एफ बराबर 10 दिया है, ई एफ बराबर 10, ये 10 दिया है, और एफ डी बराबर 14, एफ डी बराबर 14, ठीक है। अब बोला क्या, तो इसी का तो परिमाप निकालना है, तो क्या बोला है ट्रेंगल एबीसी का परिमाप निकालना है, यानी तीनों का साइड का योग निकालना। अब देखिए निकालने का तरीका क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर 6 है यहाँ पर 8 है, यानी कहीं ना कहीं ये 8 और क्योंकि आपस में बराबर है
ठीक है, अब जब आपस में ये बराबर है, सिमिलर है, तो 8 का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो सीधे से बात हम ये बोल सकते हैं जो 6 हमारा किसका, 8 का मान है, हमें ये साइड का मान निकालना है, नहीं 14 का मान निकालना है। अगर ये साइड का मान निकालना है तो 10 का मान निकालना है। तो 14 का अगर मैं मान निकालूं तो कैसे निकालूं, देखो 14 का मान निकालो, यहाँ से मान लो 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से काटो 2 बार में, 2 से 14, यानी ऊपर आ जाएगा 7 तरीके 21/2, यानी कहीं ना कितना जाएगा 10.5। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 आ गया। अब इसका ये वाला मान निकालना है, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा 6/8, और इंटू में क्या था पहले, अब यहाँ पे क्या 10 का मान निकालना है, निकाल लो भाई साहब। तो इसको फिर ऐसे ही काटो, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2/10, यानी क्या था 15/2, और इसको काटा हुआ कितना 7.5, 7.5, तो ये भी हो जाएगा 7.5। और परिमाप बोला है, परिमाप तीनों साइडों का योग हम कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा हमारा तीनों साइडों का 7.5 और 10.5, यानी कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना होता है 24, यानी हमारा परिमाप कितना हो का, तो 24, 24 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। बस ये समझना था कि 8 का मान 6 दे दिया है, तो 8 का मान 6 दे दिया है, 14 का मान से निकाल के ये वाला मान आ जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर होगा। जो साइड का एंगल का रेशियो, इसका ये रेशियो बनेगा, इसका ये रेशियो, अगर इसका रेशियो जो सेम है, इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। पहले हम बता दें ये हमारा है रेलवे गणित। रेलवे गणित आप लोगों का बुक ये सेकेंड एडिशन आ गया है। ठीक है, ये कौन कौन एग्जाम के लिए यूजफुल है ये भी देख लीजिए, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरबी जेई के लिए ये यूजफुल है। इसमें कंटेंट क्या है, तो टाइप वाइज एंड लेवल वाइज चीजें दे रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दो तरीके से बताता हूँ, एक तो स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, कभी किसी क्वेश्चन का बेसिक बताता हूँ, सेम इसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही कंपाइल करके डाल दिया गया। तो ये जो आज के जनरेशन का, जैसे नहीं बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रेलवे गणित है, जो आप मार्केट में कहीं भी खोजोगे तो ऐसा बुक्स का कंपाइलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस दिया है ना, काफ़ी वाकई में जो चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये अपडेटेड है। जो हाल फिलहाल में अभी जितने सारे एग्जाम हुए ना, सबका इसमें क्वेश्चन का निचोड़ लेके इसमें अपडेट कर दिया गया विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, 299 रुपये मिलेगा विथ डिलीवरी, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। 299 रुपये में आपको विथ डिलीवरी आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे से मंगा सकते हैं और आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपके अगल बगल कहीं नहीं मिल रहा है, ये वहाँ पे नहीं जा रहा है, पिन कोड का इशू आता है, कुछ भी इशू होता है, तो कोई भी आप जाके दुकान पर बोलिएगा कि हमें रेलवे गणित चाहिए, तो बाकायदा वो मंगा के आपको दे देगा। इसका नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या इतना है, जिसमें से क्या इतना पुरुष है, ठीक है, और 66% जनसंख्या साक्षर है, यानी लिटरेट है, 66% जनसंख्या। यदि 66% पुरुष साक्षर है तो कितने परसेंट, क्या बोला है, तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है, बस आंसर आ गया हमारा 66 हो गया। अब बोलोगे भैया इतना कैसे मान लिया, देखो ओवरऑल जनसंख्या बोल दिया है भाई 66% है, क्या मान लो जो कोई ओवरऑल संख्या है, कुछ भी संख्या है, उस संख्या का 66% जनसंख्या क्या है, साक्षर एंड लिटरेट है। उसमें से भाई साहब पुरुष भी 66% है और ओवरऑल 66% है, तो महिलाएं भी हमारे 66% हो जाएगी। बेसिक है, डेविएशन का सवाल है, बेसिक हो जाएगा, 1 सेकंड में मान लोगे। बट अगर बनाना है बोलोगे भी नहीं बना के दिखाओ, तो अब बनाओ कैसे होता है, देखो टोटल जनसंख्या क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 36 के बाद से कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4। अब इसको मैं 2 पार्ट में भाग कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएंगे मेल, ये हमारा हो जाएगी फीमेल। देखो मेल जिसमें क्या बोला, पुरुष बोला है कितना 2 1, फिर 1 2 3 जीरो है, ठीक है 231। अब देखो यहाँ पे घटा देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे खत्म। अब देखो ये 10 में से 1 गया 9 हो गया, ठीक है भाई साहब। अब देखो 10 में से 1 गया 9 हो गया, अब यहाँ पे हो गया 6, 6 में सॉरी 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, यानी कहीं ना कहीं देखो ये हो जाएगा 231 और 129, 9 10 जीरो हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 2 1 3, ये हो गया हमारा रेशियो। अब ऐसा करें कि हम इसमें से इन जीरो को काट दूंगा ताकि आसानी हो जाएगा, ये काट दो तो हमारे पास बचा कितना 231 और ये हो जाएगा 129। ये है इनका, मान लीजिए कितना परसेंट साक्षर है, 66% भाई साहब। और ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल कितने हैं 66%। अब देखो डेविएशन लगाते हैं तो ये कितना ज़्यादा है, जीरो ज़्यादा है भाई साहब, सीधी सी बात है, जीरो ही तो ज़्यादा है, कितने पे 231 पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो ही आएगा, तो ये जीरो आएगा। और देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए 66 ही हो जाएगा, 66 प्लस में जीरो ज़्यादा है कितने पे 129 पे, तो ये भी करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कहीं ना कहीं हमारा 66 ही होगा और हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि डेविएशन में सवाल में अगर ओवरऑल 66 दिया, एक का मान 66 दिया तो दूसरा का भी 66 रहेगा, क्योंकि जीरो है और जीरो में कितनों से भी डेविएशन करोगे तो जीरो आएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं था। इसीलिए 1 सेकंड में आप देखते ही मार दोगे, क्योंकि ओवरऑल दे ही रखा है, एक का दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है, एक का भी दे रखा है, दूसरे का निकालना है, तो सेम ही आंसर हो जाएगा 66%। बाकी मैंने आपको बना के भी समझा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
कह रहा है ए बी को एक मैकबुक 66% हानि पे 60% हानि पे बेचता है और बी सी को मैकबुक 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने मैकबुक इतना रुपए में खरीदा तो ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या है। सीरीज मेथड से बहुत ही सवाल है। मान लो कि मेरा ये हो गया भाई साहब, ये क्या कह रहा है, ए बी को मैकबुक 60% हानि पे बेच रहा है। मान लीजिए 100 की चीज़ है, 60% हानि पे बेचेगा यानी 40 पे बेचेगा। नेक्स्ट देखते हैं। और बी सी को 25% लाभ पे बेचता है, यानी 100 की चीज़ें है, 25 का लाभ होता है, 125 में बेचता है। आगे बोलते हैं और सी ने मैकबुक कितना रुपए में खरीदा, यानी 47,236 में खरीद लिया। ले भाई साहब, अब निकालेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 से 1 0 खत्म, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 4 खत्म, 5 से इसको काट दो 2 बार में, 2 से इससे गुणा कर लो, 6 दूना 12 हाथ में ला ले, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4 7 दूना 14 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी 94 472, 94 472 ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल में कुछ दम था ही नहीं, बहुत ईजी सवाल था, बेसिक सवाल था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है। चलो एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। चतुर्भुज यानी हम सीधी सी बात क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं, कोई से भी एक बना सकते हैं, ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो ये भी समझो एक चतुर्भुजी बनाते हैं ट्रेपीजियम का साइड से, समझना है बस, फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आइए मान लीजिए ये हो गया है हमारा, ये बी हो गया हमारा, ये क्या हो गया सी और डी, यानी ये पैरेलल है, ठीक है। अब बोला क्या है, तथा ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, यानी ये विकर्ण हो जाएंगे हमारे ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी जो हमारा है इस पे क्या है हमारा भाई साहब, कोई ई और एफ नाम का है। ये मान लीजिए यहाँ पे ई हो गया हमारा, यहाँ पे एफ हो गया, 2 बिंदु है। आगे देखते हैं, यदि ए बी बराबर 45 है, यहाँ पे बोला है ना, देखिए यहाँ पे बोला यदि ए बी बराबर 45 है, बी सी बराबर 96 है और डी सी बराबर 53 है। ए बी बराबर 45, ठीक है, और उसके बोला है क्या, बी सी बराबर 96, ठीक है, और डी सी बराबर 53, डी सी बराबर 53, और ए डी बराबर 37, ए डी बराबर 37। तो ई एफ की लंबाई बताना है, ई एफ की लंबाई बताना है, यानी ई एफ की लंबाई, ये वाला लंबाई हमें ज्ञात करना है। लो भाई साहब ये वाला लंबाई, देखो जब भी ये वाली लंबाई निकालना होता है ना तो एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए इसको मैं एक्स मानता हूँ, तो एक्स का फार्मूला ये होता है इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, यानी कहीं ना कहीं ए बी डिफरेंस बाई डी सी और बाई में 2, कुछ नहीं, तो इस साइड का मान की जरूरत नहीं जब इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो मान लो ए बी और इनका डिफरेंस देखो तो 45 और कितना है, अगर मान लीजिए डिफरेंस होता है, अगर मान लो कि अगर इसका एक ज़्यादा लोग मूड भी लगा देते हैं, बट आपको समझना है उससे कोई ऐसा इशू नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए ए बी और डिफरेंस डी सी, ये 45 और 53, 5 और 3 8, 8 और डिवाइड बाई 2, यानी ई एफ का लंबाई हमारा कितना जाएगा 4, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी। तो बस इसको समझना था कि इसका ये अगर ये आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो 1 सेकंड में निकाल लोगे, अगर नहीं मालूम है तो फिर बैठना पड़ेगा एग्जाम में, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको होल्ड पे रखा था उसको बना देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया यार उसको होल्ड पे ही रख दिया आपने। आइए ये क्वेश्चन था हमारा 3 नंबर, इसको हम होल्ड पे रखे थे, बनाते हैं। देखिए इसमें बोला है बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से आराम से बना लोगे आप। देखो 10 आंकड़ों का औसत इतना दे रखा है, इसमें मान लीजिए हमारा 10 आंकड़ों है, इनका एवरेज दे रखा है कितना भाई साहब 57.5। अगर इसका एवरेज 57.5 दे रखा है तो अगर इनका योग निकालने होते तो डायरेक्ट हम 10 से गुणा कर लेते तो योग आ जाता हमारा, यानी एक का योग हो जाएगा कितना 57.5। इसमें बोला पहले 3 आंकड़ों का औसत 52 है, यानी जो हमारा पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना है 52 है। फिर अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना है 62 है। अब इसमें ये बोल रहा है यदि 8वां आंकड़ा 9वां आंकड़ा 10वां आंकड़ा, यानी 3 आंकड़ा इन्होंने दे रखा है, और वो आंकड़ा कौन कौन से 8 है 9th है और 10th है। अब बोला है क्या क्या बोला है उसको लिख लेते हैं। ये बोला है यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़े से 5 कम है। 8वें आंकड़े की बात हो रही है, ठीक है, अगर मान लो 8वें आंकड़े की बात हो रही है, ये 8वें आंकड़े कह रहा है क्या 9वें से 7 कम है और 10वें से कितना कम है 5 कम है। तो मैं लेट इसको x मानता हूँ, x मानता हूँ तो x + 7 ये हो जाएगा और x + 5 ये हो जाएगा। तो आप देखो 9वें आंकड़े से 7 कम हो जाएगा, x + 7 में से 7 कम करोगे x आ जाएगा, 10वें से 5 कम है, x + 5 में से 5 कम करोगे x आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको जब यहाँ से मिटा दूँ ताकि चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ठीक है, जब यहाँ पर इसको मिटा देंगे तो ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए इन दोनों का अगर मान लीजिए कि हमें योग निकालना है, अगर मैं ऊपर का छोड़ देता हूँ यहीं पे निकालता हूँ, तो इन दोनों का योग निकालना है तो प्लस में कितने सारे संख्या सारे प्लस कर दो, कितने हैं 3, और एक का अगर योग निकाले तो कितना है भाई साहब 57.5 है, 10 एवरेज सारे का योग निकाल देते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा कितना 3x प्लस में 7 और 5 12, और ये 3 जगह गुणा हो जाएगा तो 5 3 15 हाथ में 1,
7 तरीके 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2, 5 15 और 1 17 यानी 172.5 आ गया। अब देखिए इन तीनों का ये हमारा डिफरेंस आ गया 172.8। अब यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 10 संख्याओं का एवरेज इतना रखा है, ये 3 संख्या का इतना 52 दिया है। कितना कम है भाई साहब, इससे कम देखो तो 5.5 कम है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो 5.5 कम है। और इससे देखो तो कितना ज़्यादा है ये भाई साहब, तो 57 यानी 58 यानी 4.5 ज़्यादा है। तो ओवरऑल एवरेज देख लेते हैं कितना का डेविएशन होता है। तो 3 में इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो 5 3 15 हाथ में 1, 5 3 15 1 16.5 यानी प्लस में 16.5 है, ठीक, सॉरी कम है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कम है तो माइनस 16.5 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 57.5 से 52 है तो कम है, और ये ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा। यानी कितना 4.5 है, कितने लोगों पे है, 4 लोगों पे, तो 4 5 20 और हो जाएगा 4 चौक 16 2 18 यानी 18 ये हो जाएगा। और ओवरऑल डेविएशन देखें तो 16.5 यानी 1.5 का डेविएशन आया प्लस में। जब इधर प्लस में आता है ना तो जो भी हमारा दूसरा वाला वैल्यू होता है वो माइनस में हो जाता है, यानी इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मैं निकालूँ तो यहाँ पे कितना आया था भाई साहब, देखो यहाँ पे आया था कितना हमारा 172.5, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा कितना 1.5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 3x प्लस में 12 बराबर में 172.5 में से ये घटाओगे 1.5 तो 171 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x का निकालोगे तो 12 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 61 और 2 यानी 159। तो भाई साहब यहाँ से 3 से काट दो तो x बराबर हो गया 3 5 15 और 3 3 9 यानी x बराबर 53 आ गया। ठीक है, x का मान 53 आ गया। अब पूछा क्या है वो हम देख लेते हैं। अब इन्होंने पूछा कि 8वां आंकड़ा ज्ञात करें, यानी कहीं ना कहीं 8वां नंबर निकालना है। 8वां नंबर हमारा कहाँ है ये, और इसका मान क्या है x, तो x का मान हमारा कितना है 53, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा सेम 53। और कहाँ है भाई साहब 53, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा किस लेवल का सवाल है। तो ऐसे ऐसे सवाल है, ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू सवाल करा के एकदम बहाबाही लूटना है, नहीं, लेवल है सवाल का। कैसे अगर सवाल आए तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ें समझा देता हूँ। पहले पहले 10 इनको एवरेज दे रखा था, एक का अगर मैं योग निकालूं तो एक का योग आएगा 57.5। यहाँ पे 3 संख्या के बाद कर रखा था, क्योंकि देखो 10 में से 3 का एवरेज दे रखा था, 4 का एवरेज, 4 और 3 7 का दे दिया था, 3 का इन्होंने मान दिया था। पहला 8 9 10 ये 3 हो गए, पहले का x मान लिया, दूसरा x + 7, तीसरा x + 5, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है। अब बोला है कि तीनों का योग अगर मान लो तो एक का योग 57.5 है, तो तीनों को इधर लाके मैं गुणा कर दिया, तो तीनों को जब गुणा किया तो 172.5 आ गया। ठीक है, और आपस में ऐड किया तो 3x + 12 172.5, समझो इतना इनका आ गया। ओवरऑल में जब यहाँ से डेविएशन निकाला तो 1.5 का डेविएशन एक्स्ट्रा हुआ। तो हमेशा तराजू क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इधर अगर मान लो प्लस में आता है तो इधर आके माइनस में होता है, अगर इधर माइनस में होता है तो इधर आके प्लस में करते हैं। इधर प्लस में था तो 1.5 माइनस में कर दिए, जब माइनस कर दिए तो यहाँ पे 171 आ गया। तो 3x + 12 171, तो 12 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 159 हो जाएगा। तो 3x बराबर 159, तो x का मान निकाल लेंगे 53। जब x का मान 53 आ जाएगा तो यहाँ पे पुट करेंगे x का मान 53, यानी 8वां नंबर 53 हो जाएगा। 9वां नंबर 53 में 7 यानी 9वां नंबर 60 हो जाएगा। और 10वां नंबर 53 में 5 ऐड कर दोगे, यानी x के 5 ऐड करोगे तो 53 और 5 कितना होता है 58, यानी 10वां नंबर 58 हो जाता है। तो किसी का भी यहाँ से मान इजीली वे में आप निकाल सकते थे। आइए ये बता दिए आप कौन सा क्वेश्चन में थे, वो क्वेश्चन देख लेते थे, क्योंकि इसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा था अब 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 19 घंटे में भर सकता है। यदि सभी एक साथ चालू कर दिए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी सवाल है, बस एक कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, बाकी इस सवाल में कुछ ढंग का कुछ नहीं है, बस सेम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा। ये होगा भाई साहब, ये कह रहा है 17 घंटे में भर सकते हैं। बी भाई साहब कितने देर में भर सकते हैं, हमारा 21 घंटे में भर सकते हैं। सी भाई साहब हमारा क्या कर रहे हैं 19 घंटे में भर सकते हैं। अब सारे लोगों को हम निकाल लेते हैं भाई साहब। अगर मान लो एलसीएम तो कटेगा नहीं, क्योंकि सारे देखो दोनों प्राइम नंबर है, और ये एक संख्या जो कटेगा तो सारे को गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, देखिए पहले करते हैं 21 में 17 से गुणा करते हैं, तो 21 सत्ते कितना होगा। मान लो कि पहले 17 से 21 कर, 17 कम 17 का 7 हाथ में 1, तो 17 34 और 1 35, यानी 357 में फिर 19 से गुणा कर लेते हैं। तो 19 छके 114, 19 सत्ते 133 के 3 हाथ में 13, 19 पचे 95 और 13, 95 और 10 105 और 3 108, ये हो जाएगा 8 हाथ में 10, 19 थे 57 और 10, 57 और 10 कितना हो गया हमारा 67, यानी ये हमारा वो आ गया। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे क्या करेंगे, यहाँ तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो बट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कम करने के तरीके से मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, क्या पहले कितना था, ये इसी को लिख लेता हूँ 357 इंटू में 19। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे 17 से अगर इसको डिवाइड करोगे आएगा कितना 21, 21 में 19 से गुणा कर लो, ऐसे भी आ जाएगा। तो 21 में 19 से गुणा करोगे तो कैसे हो जाएगा, मान लो 19 में 21 से गुणा करते हो, 19 से कम 19 के 9
बहुत कैलकुलेशन है उसमें, कुछ है नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशन का नाम पे है। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो बहुत जल्दी बनाएगा। 19 से 21 में गुणा करता हूँ तो 19 से कम 19, हाथ में बचा का 1, 19 दूना 38 और 1 39, यानी ये 399 आ जाएगा। फिर 21 से करता हूँ, 21 से करूंगा तो ये 17 बार में कट जाएगा। फिर 17 और 19 से कर देता हूँ, तो 17 इंटू 19 करूंगा तो अब देखो, मान लो 19 से तो कितना होता है 133, हाथ में आ गया 13, 19 और 13 कितना हो जाएगा 32, यानी सीधी सी बात है 323 आ गया। फिर देखो 19 से करते हैं तो 19 से 19 खत्म आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा कितना 357। तो ये हो गया हमारा भाई साहब, ए का एफिशिएंसी 399, बी का एफिशिएंसी 323, सी का एफिशिएंसी 352। अब ये साथ में सारे टैंक को क्या एक साथ चालू करेंगे तो साथ में कितना भरेंगे, साथ में भरने के लिए पहले कितना था भाई साहब 67 83। अब सारे को ऐड कर लेते हैं, 9 3 12 और 7 19, हाथ में कितना आ गया 1, 9 2 11 और 5 16 और 1 17, हाथ में 1, 3 3 3 का 9 और 1 10, यानी 1089 आएगा। 1079 सारे में है भाई साहब। चलो अब देखते हैं, अगर 1079 से और 6 बार में जाता है, क्योंकि 10 बार में ज़्यादा जाएगा, 10 ज़्यादा जाएगा यहाँ पर 6, तो 6 बार में ही जाके देखते हैं। अगर मान लो 6 बार में गया तो ये हो जाएगा, 6 बार में जाते हैं तो देखो ये हो जाएगा, मान लो कि 9 6 के 54 के 4, हाथ में आ गया 5, 7 6 के 42 और 5 47, हाथ में 4, तो ये हो जाएगा 0 और 4 यानी 6, ये हो गया 64 से 74। ठीक है 64 से 74 यानी 6 बार में जा सकते हैं। तो ये 6 बार में 64 से 74, अगर मान लो 6 बार में जाते हैं 1079 6 बार में, तो इसको मैं घटा के देखता हूँ। अब 13 में से 7 4 गया, 13 में से 4 गया तो 9 आ गया भाई साहब। फिर ये होगा कितना, 7 में से 7 गया 0, फिर 7 में से 3 और 6 यानी 309 आएगा, सीधी सी बात है। तो 6 सहित 309 कहाँ है भाई साहब हमारा, 6 सहित 309 बट्टे में 1069 कहाँ है, 6 सहित 309 बट्टे में 1069, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन तगड़ा था, पूरा भर के कैलकुलेशन दिया था भाई साहब कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन सारे को निकालो फिर डिवाइड करके ऐसे निकालो, सिर्फ टाइम नेटवर्क का सवाल था। और बाकी जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो सेकंडों में कर लेगा चीजों को। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, दो संख्याओं का महत्तम समानुपात यानी एचसीएफ और लघुत्तम समानुपात 17 और 12 24 है। इनमें से एक संख्या 136 है, दूसरी संख्या क्या करें। हमेशा जब भी एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप याद करोगे तो ये होगा एलसीएम इंटू में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब तो हमेशा आता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम इन्होंने कितना दे रखा है, एलसीएम 1 2 2 4, एचसीएफ कितना दे रखा है 17, और पहली संख्या 136 दे रखा है तो दूसरी संख्या फाइंड करना है बस। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा। देखिए 17 का पढ़ा पढ़ोगे तो ये सीधी से 12 कट जाएगा, 17 8 136 होता है, 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8 4 42, 8 पे 40 2 8 3 24, यानी दूसरा नंबर हमारा कितना जाएगा 153, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 153, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत इजी सवाल था, बस आपको मालूम था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। आइए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर सवाल कह रहा है ये यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 141 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपको देख कर लग रहा होगा कह रहे ये तो सिलेंडर का सवाल है, बेलन का सवाल है, बट उसका नहीं है, परसेंटेज का सवाल है। जब परसेंटेज में पढ़ोगे ना तो इसका क्या है आयतन निकालना है। तो आयतन हमेशा निकालते हो तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम क्या करते हैं पाई कॉन्स्टेंट तो इसमें काट लेते हैं, पाई को हम इसमें एड ऑन नहीं करते। जब भी अगर बात करते हैं बढ़ाने के लिए तो देखो यहाँ पे या तो रेडियस में चेंज होता है हाइट में चेंज होता है। इन्होंने बोला है क्या कि इसके त्रिज्या में रेडियस में 18% की चेंजिंग करते हैं और हाइट में 141% का चेंजिंग होता है। तो हम निकालते कैसे हैं, देखिए निकालने का तरीका ये हो जाएगा, रेडियस ये होता है हाइट, ठीक है, और इन दोनों को आपस स्क्वायर कर दे, हाइट में स्क्वायर नहीं होता, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो हमारा एरिया आता है जो परसेंटेज चेंज में करता है। यानी जो भी रेडियस और हाइट में चेंज होता है तो ओवरऑल एरिया में इफेक्ट उसको देखने का मिलेगा। यही पूछा है कि इसके आयतन में परिवर्तन चेंजिंग क्या होता है। अब रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई साहब, 18% की कमी कर दी जा रही है। और कोई चीज़ 100 की है 18% की कमी हो जा रही है तो कितना में जा रही है, यानी 82 में जा रही है। तो इसको अगर मैं काटूँ तो काट के भी देख सकता हूँ। अगर मैं इसको काटो छोड़ ऐसे ही काटो मत छोड़ दो। अब यहाँ पे होगा कितना, अगर मान लो कोई चीज़ 100 की है तो 18 की कमी यानी 82, ये 2 बार हो रहा है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये भी स्क्वायर। और हाइट में कितना कमी, 141% बढ़ रहा है, यानी 100 था 141 बढ़ के यानी 241 हो जाएगा। अब देखो किस लेवल का कैलकुलेशन है। अब भाई सब कैलकुलेशन करके निकालो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो अब यहाँ पर अगर मान लो इसका स्क्वायर में करता हूँ तो लिखता हूँ इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा एक्स्ट्रा, ऊपर 2 जीरो 4 जीरो था ही था, 2 जीरो और आ जाएगा तो ये 6 जीरो हो जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं हम, ठीक है, 82 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 8 दूना 16 16 दूना 32 के 2 हाथ में आ गया 3,
तो 8 8 64 और 3 यानी 6724। अब 6724 को हमें कितना करना है, 241 से गुणा करना है। कर लो भाई साहब। यहाँ पे ये आ गया 4, ये आ गया 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, देखो 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2, 7 एकम 7, 6 एकम 6, फिर 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26। फिर इसको करते हैं 4 दूना 8, 2 दूना 4, 7 दूना 14 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13। आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 4, 6 और 2 8, 9 8 17, 17 और 7, 17 और 7 देखें तो कितना 24 के 4 हाथ में 2, फिर उसके बाद से 8 6 14, 4 18 और 2 20 हाथ में 2, 6 4 10 और 2 12 हाथ में 1, और 3 2 5 और 1 6, और उसके बाद से 1। यानी कहीं ना कहीं देखेंगे हमारा ये कितना है भाई साहब, देखो किस लेवल का कैलकुलेशन है, देख रहे हो। यानी कहीं ना कहीं मान लो इतना था, इतना हो गया, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ भाई साहब, तो सीधे से 62,484 के बढ़ोतरी हुआ कितना पे, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू में 100% कर लो। तो कैलकुलेशन देख रहे हो, इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन भर भर के इन्होंने दिया। तो ये 2 जीरो से भाई साहब 2 जीरो खत्म हो गए। अब देखो 1 2 3 4 के बाद से 1 2 3 4, यानी सीधी सी बात है 62 पॉइंट इतना परसेंट की बढ़ोतरी होगा। तो ओवरऑल 62% की बढ़ोतरी हो रहा है, और 62% बढ़ोतरी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस लेवल का सवाल आया है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना भाई साहब, अगर एग्जाम में आपको, अगर मान लीजिए जैसे आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो और फर्स्ट मैथ का क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए, तो उससे उलझना मत। अगर उलझोगे तो फिर आपका 3 से 4 मिनट ऐसे ही ले लेगा, क्योंकि इसमें सवाल का नाम तो कुछ है नहीं, बट इतना कैलकुलेशन है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप इसको फर्स्ट गो में स्किप करना है, जब सेकंड गो में आना है फिर इस सवाल को देखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है। ऐसे नहीं कि जैसे मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी पढ़ते जाना है, नहीं, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। इतना मेहनत करके जब रिकॉर्ड किया जाता है तो समझना होता है। देखिए, जब एक संख्या 672 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 बचता है। मान लीजिए कोई संख्या हमारा x है, जिसको मैं क्या करता हूँ 627 से करता हूँ, तो हमारा शेषफल कितना बचता है भाई साहब, 43। आगे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला है जब उसी संख्या को 19 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। अब देखो, जब उसी संख्या को बोलता है ना, वैसे केस में क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए ये संख्या है और क्या भाग कर रहा है 19 से, तो इस केस में ये देखते हैं कि जो 627 है क्या ये 19 से कट रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका फैक्टर में 19 आ रहा है। अगर 19 से आ रहा है तो हम जो होता है ये ना, जो इसका शेषफल आता है उसी को डायरेक्ट ऊपर आके हम डिवाइड कर देते हैं 19 से, तो हमारा जो आएगा रिमाइंडर वो आंसर हो जाता है। बट उसके लिए ये केस होना चाहिए कि ये 627 से 19 से कटना चाहिए। तो 19 से काट के देखते हैं, तो 19 से 57, 5 19 से 57, यानी कहीं ना कहीं ये कट जा रहा है कितना बार में, 19 से 57, 19 से 57, यानी 33 बार में कट जा रहा है। तो सीधी सी बार डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, 43 यहाँ पे लिख देंगे अब, यानी 19 दूना कितना होता है 38, 38 में 5 ऐड करोगे 43 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस केस में यही होता है कि 627 19 से कटना चाहिए, कोई भी संख्या हो। अगर ये संख्या इससे, ये वाला संख्या इसको काट पा रहा है, तभी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका जो रिमाइंडर है उसको रिमाइंडर ऊपर रख के नीचे से इसको भाग कर देंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं कट रहा है तो फिर इसके दूसरे तरीके से जाएंगे। रिटन नोट्स है जो मेरा हैंड रिटन, जिससे मैंने ये अपने हाथ से लिखता हूँ जो चीज़ है, ये सारा कहाँ मिल जाएगा, द विनर्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये रहा टोटल आज के 25 सवाल। बताना भाई कैसा रहा। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर 1-2 दिन में आपका वीडियो आते जाएगा। मैं बोला हूं कि यार ग्रुप डी में पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और जल्दी ईआर पब्लिकेशन में मेरा कंप्लीट 6 घंटे का मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया हूं आप लोगों के लिए परसेंटेज, तो जल्दी ईआर पब्लिकेशन पर वो वीडियो आने वाली है। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा जाकर, परसेंटेज का टोटल में जो उसका मैथ्स वाला बुक सर ने जो पीडीएफ दिया है उसको मैंने कराया है, काफ़ी अच्छे से कराया है, उसमें पूरा थ्योरी के साथ साथ लेके उसको क्वेश्चन तक मैं कराया हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो आएगा तो जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वो भी कल वीडियो आ जाएगी। बट ये रहा आज के लिए आपको 25 सवाल, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी अपना प्यार और कमेंट ऐसे ही करते रहिए और बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।